पिछले 2 दिनों से मैं काफ़ी व्यस्त था। आज है 4 जून और 3 जून को भी काफ़ी यहाँ पर बारिश हुई थी। 4 जून को भी रुक-रुक कर बारिश हुई। एक भाई का कमेंट आया था, उनका जो क्वेश्चन था उसकी मेन थीम यह थी कि मेरी समझ में कुछ नहीं आ पा रहा है। मैंने बहुत कोशिशें कर ली हैं और सरकारी नौकरी नहीं लग पाई है। अभी तक मेरी एज 29 प्लस हो चुकी है। अब मैं कोई काम भी नहीं कर पा रहा हूँ, कोई अपना प्राइवेट काम भी नहीं, कि अगर सरकारी नौकरी नहीं लगी तो क्या होगा। तो इस बारे में एक वीडियो बनाओ। उनकी कमेंट थी, आज मैं उस कमेंट को ढूंढ रहा था तो मुझे दिखाई नहीं दी। तो जनरल मैंने उनके क्वेश्चन का जो एक पर्सपेक्टिव था और मुझे याद था वो मैंने आपको बता दिया है। चलिए इसी बारे में आज बात करते हैं और शुरू करते हैं आज के वीडियो को। प्रणाम, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का उत्तराखंड के इन शांत एकांत पर्वतों से। सामने की तरफ जो पहाड़ की चोटी पर अभी आखिरी धूप लगी हुई है। अभी थोड़ी ही देर पहले बारिश रुकी है, जैसे पत्ते अभी नहा कर निकले हों, जैसे घास आकर के किसी ने एक एक रेसा धो दिया हो। और ये फूल भले ही छोटे हैं लेकिन सौंदर्य में किसी से भी कम नहीं। इसके साथ साथ ही इतने अद्भुत लगे हुए ये छोटे छोटे नन्हे सफ़ेद और पीले फूल। गिरी हुई पाइन नीडल्स को, पिरूल को आप देख सकते हैं, जो यहाँ पर ऊंचे ऊंचे पाइन के पेड़ हैं, इनसे झड़कर गिरी हुई हैं। और ऐसा लगता है जैसे इस पाइन के पेड़ के ऊपर किसी ने आधा चंद्रमा टांग दिया हो। और अभी मैं चलता चलता उस जगह पर आ गया हूँ जहाँ से ठीक सामने ही मेरी परछाई आप देख सकते हो, और साथ ही इस हरी हरी घास को भी। बेहद छोटे और खूबसूरत गुलाबी सफ़ेद फूल भी। और बारिश के बाद तो ऐसा लग रहा है जैसे सूरज को भी किसी ने अभी अभी धो दिया हो, एकदम ताज़ा और एकदम सुनहरा। दाहिनी तरफ के जंगलों में से कोयल की आवाज़ आ रही है और ये इलाका बिल्कुल गोल्फ ग्राउंड का जैसा लगता है। अक्सर मैं यहाँ आकर वीडियो बनाता रहता हूँ। माफ़ करना, मुझे थोड़ा समय लगा, मुझे कुछ व्यस्तता थी, इसलिए मैं पहले वीडियो नहीं बना पाया। लेकिन आज जैसे ही मुझे अवसर मिला है तो मैं आपके उस टॉपिक पर ही वीडियो बना रहा हूँ कि आखिर अगर सरकारी नौकरी नहीं मिली तो क्या होगा, और मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। आपने यही पूछा है। तो पहली बात तो जहाँ तक मैं जान पाया, आपकी उम्र है 29 प्लस, लेकिन उत्तराखंड में और बहुत सारे राज्यों में जो सरकारी नौकरी की न्यूनतम सीमा है वो शायद 18 से शुरू हो करके अधिकतम 42 साल तक है और 43 साल तक भी है। और उसके बाद भी आपको नौकरी मिल सकती है, लेकिन उसके लिए फिर आपको दूसरे डिपार्टमेंट देखने होंगे जहाँ पर कि उस तरह की विज्ञप्ति निकलती है। और फिलहाल अभी उत्तराखंड में 16 साल से ही बहुत सारी भर्तियों के लिए आपके पास अवसर होते हैं। और जैसा आपने मुझे बताया उसके अनुसार मैं समझ पा रहा हूँ कि आप कह रहे थे कि आपने बहुत सारी कोशिश कर ली, उसके बाद भी आपको आज तक सरकारी नौकरी मिलने में सफलता हासिल नहीं हुई है। अब इसके पीछे भी कई वजहें हैं। मैं पूरी बात पूछ नहीं सकता आपसे, और मुझे पता नहीं है पूरी बात का, आपकी पूरी परिस्थिति का मुझे पता नहीं है। जहाँ तक मैं अनुमान लगाता हूँ तो अगर आप स्टडी कर रहे हो, सेल्फ स्टडी, तो आप खुद से ही कर रहे हो, किसी की सहायता आप नहीं ले रहे हो। पहले तो इस बारे में बात करेंगे। तो अगर आपने आज तक कितने सालों की मेहनत की और खुद से की या किसी की हेल्प लेके की, अगर आप खुद से कर रहे हैं तो आपको किसी की हेल्प लेने की ज़रूरत है। बहुत सारे कोचिंग सेंटर चल गए हैं, बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो आपको सहायता करते हैं आपके गोल डिटर्मिनेशन में और आपकी जो है स्टडी कराने में अच्छे से बढ़िया से, कि आप स्टडी कर सको। तो आपको तो पहले ये सोचना होगा कि आप अगर नहीं कर पाए तो उसके पीछे कारण क्या रहे। और जैसा आपकी अभी एज है 29 प्लस, तो कोई ख़ास बात नहीं है। अभी आपके पास सरकारी नौकरी के अवसर पड़े हुए हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा अभी तत्परता दिखानी होगी, क्योंकि अगर आप +5 ईयर भी मान के चलो
तो आपके पास अभी हैं। 5 साल तक आप चाहो तो किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हो। एक पद के सापेक्ष कभी कभी 10,000 आवेदन आ जाते हैं। मेरा कहने का मतलब यह है कि कहीं पर अगर एक पद रिक्त होता है तो उसके लिए 1,000 कभी कभी 10,000 लोग भी आवेदन कर देते हैं। तो ऐसे हाल में कितना कंपटीशन होता है ये आप लोग जानते ही हो। पहले से एक समय ऐसा था जब नौकरी के लिए भी लोगों को ज़बरदस्ती घर से उठा करके ले जाया जाता था। शायद ये बात आपके लिए नहीं हो। लेकिन अगर आप किसी सीनियर आदमी से मिलेंगे, आज से 80 साल पहले के किसी आदमी से मिलेंगे, मुलाकात करेंगे, उत्तराखंड में ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो आपको बताएंगे कि फ़ौज में पहले से पकड़ के ले जाते थे उठा करके, और आदमी यही कहता था कि मुझे नहीं आना है, मुझे नहीं आना है। ज़बरदस्ती हाथ जोड़ करके ले जाते थे उसे आर्मी में भर्ती कराने के लिए। लेकिन आज देखिए क्या स्थिति हो गई है। आपको आज की स्थिति में एक्सीलेंट नहीं होना है, कॉम्पिटिटिव एक्सीलेंट होना है, और वो आपको तभी मिल सकती है जब आपके पास लेजर शार्प फोकस हो। तो अभी तक आप जिन किताबों से स्टडी करते थे, पता नहीं वह किस स्तर की किताबें थी, और आपको शायद इस बारे में ज़्यादा पता है या नहीं है, लेकिन बहुत सारी किताबें ऐसी है कि क्वालिटी स्टैंडर्ड की आती हैं। उनसे प्रैक्टिस करने में आपका बहुत समय भी बचता है और आपको काफ़ी अच्छी सहायता भी मिलती है। और बहुत बार तो इतने चांसेस अच्छे हो जाते हैं आपके किसी एग्ज़ाम में क्वालिफाई करने के कि 100% आप क्रैक कर लेते हो एक एग्ज़ाम को। अब दूसरी बात आपने फिर कही कि आप पहाड़ नहीं छोड़ना चाहते हैं, लेकिन अगर आप पहाड़ पर ही रहेंगे तो फिर आप कोचिंग कैसे लेंगे? अगर आप पहाड़ पर ही रहना चाहते हैं, पहाड़ से कहीं नहीं जाना चाहते, तो इसके वजह से आपका जो स्टडी का जो मेन पैटर्न है वो बहुत डिस्टर्ब हो सकता है, क्योंकि आपको यहाँ पर अच्छे इंस्टीट्यूट, अच्छे कोचिंग सेंटर नहीं मिलते हैं। उसके लिए आपको स्टेप आउट करना ही पड़ता है। अभी आप यंग एज में हैं और आपको अपनी यंग एज में पहाड़ों पर ही रहना है, या थोड़ा यंग एज में आप इधर उधर जाकर स्ट्रगल करके, सीख करके, परख करके, चीज़ों को देख करके और दुनिया जहान के बारे में सोच समझ करके वापस आकर के यहाँ पर रह सको सुकून के साथ और अपनी एक निश्चित इनकम के साथ। तो ये आपको तय करना है। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं बाद में आकर के अपनी एल्डर एज में आकर के यहाँ पर रहूँ और अभी मेरे पास ज़्यादा एनर्जी है, अभी मैं ज़्यादा स्ट्रगल कर सकता हूँ, बहुत सारी चीज़ों को झेल सकता हूँ, तो अगर आप ऐसा समझते हैं तो अभी आपका स्टेप आउट करने का बहुत ज़रूरी हो जाता है। अभी आपको ये जिद छोड़ देनी होगी कि मुझे पहाड़ नहीं छोड़ना है। कोचिंग तो आपको लेनी ही पड़ेगी, क्योंकि जैसा मैंने आपसे पहले कहा, आजकल एक्सीलेंसी का ज़माना नहीं है, कॉम्पिटिटिव एक्सीलेंसी का ज़माना है। एक्सीलेंट में भी जो एक्सीलेंट होता है वही कुछ कर पाता है। और हमेशा ऐसा कहना भी सच नहीं है कि सरकारी नौकरियों की कमी है। मैं मानता हूँ कि कमी है, लेकिन अभी अभी मैं तो ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने एक नौकरी पहले सिलेक्शन हुआ, उसके बाद उन्हें वो पसंद नहीं आई, फिर उन्होंने वो नौकरी छोड़ी, दूसरी ज्वाइन करी। मेरे आसपास ही मैं आपको कई उदाहरण दे दूँगा और आने वाले टाइम में कभी उन लोगों का इंटरव्यू भी करूँगा। बिल्कुल यंग लड़के हैं, मेरी उम्र से भी बहुत छोटे। एक बार यहाँ से मेरे गांव का नज़ारा देखिए। सामने की तरफ बांज के जंगल में हल्की हल्की धूप लगी हुई है और सामने के पहाड़ दिखाई दे रहे हैं यहाँ से, और यहाँ पर अभी धूप लगी हुई है शाम की। ये लगभग 5:30 बजे का समय है। और सामने की तरफ को आप देख रहे हो दूर दूर तक फैले हुए पहाड़, नीचे की तरफ को गहराई है, खाइयाँ हैं, और सामने वो जो मंदिर दिखाई दे रहा है आपको, वो डोलीडाना का मंदिर है, यहाँ से दिखाई दे रहा है अल्मोड़े का। ये अपने बूते पर ही एग्ज़ाम क्वालिफाई करने की ज़बरदस्ती आप मत करना। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अभी, जबकि मेरे दो के दो भाई, मेरे चाचा के लड़के, एक पहले किसी और नौकरी में उसका सिलेक्शन हुआ था बड़े लड़के का, वो छोड़ के आ गया। उसने कहा कि ये जॉब मुझे पसंद नहीं है, और फिर वो दूसरी बार आपके पटवारी वाले में गया और वहाँ से पटवारी वाले में उसका सिलेक्शन हो गया। तो अभी वो पटवारी की ट्रेनिंग करके उसने जॉइनिंग भी ले ली है, और इसी तरह से दूसरा लड़का भी उनका हो गया है। और तो और हमारे अभी जो ग्राम विकास अधिकारी हैं
इस क्षेत्र के, धौला देवी क्षेत्र के जहाँ पर मैं रहता हूँ, तो वो भी एक नौकरी पहले छोड़ के आए। अब मैंने उनसे पूछा जब इस बाबत कि आपने वो नौकरी क्यों छोड़ी, तो बोले कि मुझे पहाड़ में अच्छा लगता है। ठीक उसी तरह जैसे आपने कहा। लेकिन इन लोगों को देखो कितना टैलेंट इनके अंदर है कि ये ऐसे नौकरियां इनके लिए ऐसे रखी हुई हैं, जैसे हमें जब हम शर्ट लेने जाते हैं ना मार्केट में, तो कहते हैं कि भाई ये शर्ट पसंद नहीं आई, ये वाली दे दो। तो इनका इस तरह का चल रहा है। कुछ लड़के तो इतने इंटेलिजेंट हैं कि वो ये कह रहे हैं कि भाई छोड़ दो, ये वाली नौकरी नहीं चाहिए, ये वाली चाहिए। और उसमें तो है ही, चाहिए जो सी आपको ले लो, आपने जो एग्ज़ाम क्रैक कर लिया वही नौकरी आपकी हो गई। तो आपको मेन चीज़ जो सीखनी है वो ये कि आपने एग्ज़ाम क्रैक कैसे करना है। इतना निराशावादी भी इस चीज़ पर नहीं होना है बिल्कुल भी। अब बात करते हैं उस बारे में जो आपके क्वेश्चन का दूसरा पहलू है कि आपकी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। और यह इतना कॉमन सेंटेंस है कि मैं इसको हर 10 में से 6 लोगों के मुंह से सुनता हूँ कि कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। और इसके पीछे की साइकोलॉजी को समझने की कोशिश करनी होगी आपको। सबसे बड़ी बात तो यह है, जब आपके पास ऑप्शन कम होते हैं तो आपको चुनाव करना ही होता है। सपोज़ दैट 2 रास्ते हैं, अगर आप उनसे कहीं जा रहे हैं तो या तो आपको पहले पर चलना है या आपको दूसरे पर चलना है। वहाँ आप यह नहीं कह सकते कि मेरी समझ में नहीं आता। कहीं भी आप चलें, आप चलेंगे। लेकिन अगर यही रास्तों की संख्या 12 हो जाए, 15 हो जाए, 20 हो जाए, तो फिर आपकी समझ में उतना ही आना कम हो जाता है। सूचनाएं इतनी आम हो गई हैं कि हमें ये पता ही नहीं चलता है कि हमारे लिए सही क्या है और हमारे लिए गलत क्या है, क्योंकि हमारे पास इंफॉर्मेशन की इतनी बड़ी मात्रा है कि हम उसी में पजल्ड होकर रह जाते हैं। आपको पहले अपने ऊपर फोकस करना पड़ेगा, अपने गोल के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। लेकिन फोकस होगा कैसे? सब लोग कहते हैं कि बुरे विचारों से दूर रहो। जैसे मैंने पिछली बार वीडियो बनाया था जिसमें मैंने उत्तराखंड में शादी की समस्या के बारे में बात की थी, उसमें भी मुझे बहुत सारे कमेंट आए। तो उस वाले वीडियो पर भी किसी ने प्रश्न पूछा था कि आखिर गंदे विचारों से, बुरे विचारों से दूर भी कैसे रहें, कैसे कंट्रोल करें। भाई बात तो सच है, और सब लोग ये कहते हैं कि इस तरह के ख़राब विचारों से दूर रहें, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि कैसे। उसी तरह मैंने आपसे कहा कि आपको लेज़र शार्प फोकस की ज़रूरत है, लेकिन कैसे आएगा ये लेज़र शार्प फोकस, उस बारे में मैं आपको 1-2 बातें बता दूंगा। अभी तो मैंने आपको क्लियर कर दिया है। पहली बात तो ये है कि बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर 29+ के हैं तो अभी आपके पास बहुत सारा समय पड़ा हुआ है। अगर आप खाली 1 साल भी उसमें से प्रॉपरली यूज़ कर लेते हो ना, आप कुछ ना कुछ कर जाओगे। मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूँ 100%। लेकिन उसके लिए आपको ज़रूरत है दूसरी बात की, और दूसरी बात मैंने आपको बताई, आप हेल्प लीजिए, कोचिंग लीजिए, आप प्रॉपर कोचिंग लीजिए कहीं से। क्योंकि ऐसा होता है कि अपने बल पर ही, अपने बूते पर ही उन चीज़ों को आप नहीं देख पाते हो जो कि हमारा करंट जो प्रोस्पेक्टस है वो कैसा है, हमारा जो पाठ्यक्रम है वो क्या है। तो अपने पाठ्यक्रम के अलावा अगर आप इधर उधर कहीं मेहनत कर रहे होगे तो वो बेकार मेहनत जाती है। प्रॉपर पाठ्यक्रम पर मेहनत करना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात मैंने आपको ये बताई, और तीसरी बात मैंने आपसे कही लेज़र शार्प फोकस की, और वो कैसे मिलेगा वही मैं आपको बताता हूँ। और यही उस चीज़ का भी आंसर है जो कि मेरे से उस वाले वीडियो में किसी ने पूछा था कि लोग कहते हैं बुरे विचार नहीं आने चाहिए, जीवन में वासनाएं भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन जब कंट्रोल करने की बात आती है तो कैसे किया जाए। तो इन दोनों का ही एक जवाब है, और वो है लेज़र शार्प फोकस। अपने गोल पर, अपने डेडिकेशन पर, अपने संकल्प पर जो आपने लिया हुआ है कि मुझे ये करना ही है या मुझे ये नहीं करना है, उस बारे में 1-2 बातें अब मैं आपको और बताता हूँ। असल में ऐसा है कि जब इन्फॉर्मेशन आपके पास बहुत ज़्यादा आ जाती हैं तो एक विचार पहले आपके दिमाग के अंदर आता है, फिर दूसरा विचार आता है, फिर तीसरा विचार आता है, फिर चौथा, 5वां, 10, 12, 20, फिर आप ऐसी स्थिति में पहुंच जाते हो जहां से आप पगलाने लगते हो। फिर आपको समझ में नहीं आता कि अब मैं करूं तो क्या करूं। सेम पोजीशन आपके साथ भी हो रही है। तो इसलिए तो पहले आपको अपने सारे विचारों को हटाना होगा, और उसके लिए आपको मेडिटेट करना पड़ेगा। आपको सुनने में ये थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन केवल ध्यान, केवल मेडिटेशन ही वो चीज़ है जो आपकी कहीं से कहीं तक भी सहायता इसमें कर सकती है। अब वो करना कैसे है वो मैं आपको बता देता हूँ शॉर्ट में। सबसे पहला मेडिटेशन है, उसे कहते हैं वॉच योर ब्रीथ, या उसे विपश्यना भी कहा जाता है। उसमें आप करते हो एक जगह पर बैठकर अपनी सांसों पर ध्यान, आंखें बंद करके सिर्फ आप अपनी नाक पर, यहाँ पर फोकस करते हो। ये देखते हो कि आपकी सांस अंदर आई,
आपकी सांस बाहर गई। आपने सांस को अंदर रोकने की कोशिश नहीं करनी है, आपने सांस को बाहर धकेलने की कोशिश नहीं करनी है। जो है जैसी है वैसी ही आपने खाली विटनेस बने रहना है कि सांस चल रही है। लेकिन फिर आपको यहाँ पर आपका मन धोखा देना शुरू करेगा। जैसे ही आप सांसों पर ध्यान लगाए हुए हो तो आपका ध्यान बार बार भटक करके कहीं बाहर चला जाता रहेगा, और जैसे ही आपका ध्यान बाहर जाएगा फिर आप भूल ही जाओगे कि आपने ध्यान लगाना था सांसों पर। ठीक यही कंडीशन आपके साथ स्टडी में भी होती होगी। देखा है आपने, जब आप बुक लेके बैठते हो, आज से तो नहीं हो पाया, अब ऐसा करता हूँ 1 तारीख से तो पक्का रूटीन बनाऊंगा, सुबह पढ़ना है इतने घंटे और शाम को पढ़ना है इतने घंटे, पक्का रूटीन, आज से नहीं, चलो अब 1 तारीख से, चलो अब 1 तारीख से, डन डन। 1 तारीख आ गई, फिर वही, फिर नहीं पढ़ पाए, कुछ बात हो गई, कहीं चले गए, कुछ स्वास्थ्य खराब हो गया, फीवर हो गया, कुछ हो गया, अब 2 तारीख से करेंगे, चलो नहीं अब 2 तारीख को तो सैटरडे है, चलो अब मंडे से करेंगे, मंडे से पक्का रूटीन पक्का, ठीक हो गया, मंडे भी आ गया। अब भाई मंडे को आप बैठ गए पढ़ने, आपका मन एक ऐसा बेलगाम घोड़ा है और आप उस पर सवार हो, वो आपको उड़ाता फिरता है हर जगह। उदाहरण मैं आपको दे रहा हूँ, आप अपनी टेक्स्ट बुक निकाल करके पढ़ने बैठे और उसमें एक जगह पे लिखा आया कि उत्तराखंड में ऑब्जर्वेटरी कहाँ पर है, नैनीताल में, ऑप्शन आपको मिल गया। जैसे ही नैनीताल आपने पढ़ा, एक लाइन पूरी हुई और आपके दिमाग में एक पिक्चर नैनीताल की बन के आई जब आप वहाँ घूमने जा रहे थे। और ये मेरे कहने में तो समय लग रहा होगा, लेकिन दिमाग इसे विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड करता है। 1 सेकंड के 1000वें भाग में आपके दिमाग में एक नैनीताल की पिक्चर बन के आएगी। और फिर आपको याद आएगा कि जब हम जा रहे थे ऊपर चाइना पीक की तरफ तो एक आदमी कैसा फिसल के गिरा था, आपको हंसी आनी शुरू हो जाएगी वो कैसे गिर गया था। और उसके बाद आपको याद आएगा कि हाँ हम कैसे रोपवे में गए थे। अब आप एक सेंटेंस पढ़ रहे हैं और आपने 15 मिनट पूरी मूवी बनाने में लगा दी है। फिर आप अपने दिमाग को यहाँ पे लाते हैं कि हाँ अब नेक्स्ट लाइन क्या है। तो आपने कभी ख्याल किया, जब आप पढ़ने बैठते हैं तो मुश्किल से 1 घंटा पढ़ते होंगे और 4 घंटे तो मूवी ही देखते होंगे अपने दिमाग में। आपको जो दिमाग दिखाता है, आपका मन जो आपको मूवी दिखाता है, बाकी के सारे समय आप वही देखते होंगे। इसको बोलते हैं डिस्ट्रैक्शन। और इससे बचने के लिए, इस डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए मेडिटेशन ही एक उपाय है। और उसका सबसे पहला तरीका है विपश्यना। बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन एक तरीका मैं आपको सबसे इजी बता रहा हूँ। आप किसी भी कंडीशन में हैं, रिलैक्स में बैठ जाइए, चेयर पे बैठ जाइए, कुर्सी पे बैठ जाइए। सिद्धासन में अगर आप बैठेंगे तो वो तो फिर बहुत बेनिफिशियल हो जाएगा आपके लिए। तो अगर आप बैठे हुए हैं, अपनी सांसों को देख रहे हैं 1 घंटे तक, जिस दिन आपने ये सांसों को देखने वाला 1 घंटा कर दिया ना, मैं आपको गारंटी देता हूँ आपका जो फोकस है लेज़र शार्प हो जाएगा बिल्कुल। ये चीज़ें मैं खुद करके बता रहा हूँ। पर आप में से क्वेश्चन बैक मत कीजिएगा कि तुमने फिर क्यों नहीं निकाल सका कोई सरकारी एग्ज़ाम। हर चीज़ के कई पहलू होते हैं। जैसा हम जानते हैं दुनिया उतनी ही नहीं है, दुनिया उससे भी बहुत बड़ी है, सितारों से आगे जहाँ और भी हैं। आपको अभी करने और होने में अंतर पता नहीं है। क्या करने से क्या होता है ये पता नहीं है। हकीकत ये है कि कुछ भी करने से कुछ भी नहीं होता और कुछ न करने से भी बहुत कुछ होता है। लेकिन वो फिर मामला फिलोसॉफिकल हो जाता है और अभी मैं उस एस्पेक्ट को टच नहीं करना चाहता। तो अभी के लिए आप सिर्फ मेडिटेट करो, विपश्यना करो, जिसमें आप अपनी सांसों को आता जाता देख रहे हैं। इससे आपके दिमागों से विचारों के बादल हटने शुरू होंगे और जब आप फोकस हो पाएंगे बिल्कुल, तो आप कोई ना कोई रास्ता निकाल पाएंगे। वैसे भी आपके लिए तो रास्ता क्लियर ही है, आपको कोचिंग लेनी है तो लेनी ही है। मन में उठ रहे उन गंदे विचारों को हम कैसे कंट्रोल करेंगे, आइए ज़रा इस पर बात करते हैं। तो असल में भारतीय अध्यात्म में और भारतीय योग में अष्टांग योग की चर्चा की गई है। और अष्टांग योग में यह बताया गया है कि आदमी के शरीर में 7 चक्र होते हैं। सबसे नीचे का जो चक्र होता है उसे मूलाधार चक्र कहते हैं। जो सबसे नीचे हमारा यहाँ चक्र होता है उसे मूलाधार चक्र कहते हैं। सारी एनर्जी का बेस वही है, उसको पृथ्वी भी कहते हैं। वहाँ से एनर्जी डेवलप होती है और वहीं पर भर के दी गई होती है हमें बाय द बर्थ, बाय द डिफ़ॉल्ट।
अभी हम उसको ऊपर उठाते हैं, लेकिन उसके सबसे नज़दीक कौन सा सेंटर पड़ता है? दूसरा, स्वादिष्ठान। मूलाधार के बाद स्वादिष्ठान ही वो एरिया है जहाँ पर सारी वासनाएं इकट्ठी हो जाती हैं, क्योंकि एनर्जी के सेंटर के नज़दीक है तो वो सारी एनर्जी चूस के रख लेता है पहले ही। अब वो बाकी चक्राज को तो मिल ही नहीं पाती, न तो आपके नेवल चक्रा को, ना आपके हार्ट चक्रा को, मणिपुर और आगे ऊपर जितने भी चक्र हैं, आज्ञा चक्र तक, यहाँ फिर सहस्त्रार तक एनर्जी के पहुँचने के कोई चांस नहीं है, क्योंकि जैसे ही वो ऊपर बढ़ना चाहती है वहीं पर एक सेफ्टी वाल्व लगा हुआ है जो उसको रिलीज कर देता है। अब यहाँ से ऊपर अगर आप यहाँ पर ध्यान लगाएंगे, अपने गले पर या अपने आज्ञा चक्र पर आप मेडिटेट करेंगे, तो उससे होगा ये कि एनर्जी तो है नहीं, वो इतने ऊपर उसको लाने में बीच में ही उसको फिर डिस्चार्ज हो जाना है कहीं ना कहीं। तो सबसे उपाय अच्छा ये है कि आपको उसके नियर बाई स्टेशन पर फोकस करना है। तो उसका एक और मैं आपको बता दे रहा हूँ। लोग तो बातें करते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए, वासना वाले विचार आदमी के अंदर नहीं आने चाहिए, लेकिन कोई ये नहीं बताता है कि कैसे। तो वो मैं आपको आज बता रहा हूँ कि गंदे विचारों से आप कैसे बचेंगे। आप अपने नेवल पर फोकस करेंगे। उसके बाद नेवल चक्रा सबसे तीसरे नंबर पर पड़ता है। मूलाधार, स्वादिष्ठान और नाभि। ये नाभि चक्र में आप अपना कंसंट्रेट करेंगे। आपको कुछ नहीं करना है। करना क्या है? जैसे मैं अभी तक आपसे कह रहा था कि अपनी सांसों को आता जाता आप देख रहे हैं, उसी तरह से आप अपनी नाभि को देख रहे हैं। क्या होता है जब आप इनहेल करते हैं तो नाभि एक बार को बाहर आती है, जब आप एक्सहेल करते हैं, बाहर श्वास छोड़ते हैं तो भीतर जाती है। इस मूवमेंट को आपने बारीकी से ऑब्जर्व करना है, बाकी और कुछ नहीं करना है। आप इसको करके देखिए, मैं जो आपसे कह रहा हूँ उसे करके देखिए, फिर 10 दिन बाद ही मुझे कमेंट करके बताइएगा क्या इसके आपको रिजल्ट मिले हैं। क्योंकि ये जो चीज़ें मैं आपको कह रहा हूँ प्रैक्टिकली कह रहा हूँ, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आप किसी जाति, धर्म, मजहब, किसी भी ग्रुप से आते हो, इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप जहाँ हो, जैसे हो, कुर्सी पे बैठे हो, ज़मीन पे बैठे हो, चारपाई पे बैठे हो, कहीं पे बैठे हो, आप सिर्फ आपको फोकस करना है अपने नेवल चक्रा पे। आंखें बंद करके पूरी तरह से, जैसे आपके शरीर के कोई दूसरे अंग अस्तित्व में ही नहीं है, जैसे कुछ है ही नहीं आपके पास, सिर्फ नाभि है। आप नाभि को देख रहे हो बस। ऊपर आते, नीचे जाते, ऊपर उठते, नीचे दबते। आप अपनी नाभि पर ध्यान लगा रहे हैं, अपने नेवल चक्रा पे ध्यान लगा रहे हैं। इसे आप 10 दिन आजमा के तो देखिए, फिर आप मुझे बताइएगा कि ये कैसा काम कर रहा है। धीरे धीरे आप पाएंगे कि ये गंदे विचार आपसे दूर होते ही चले जा रहे हैं, क्योंकि आप खुद भी उनमें नहीं फंसना चाहते हो, लेकिन आपको पता नहीं है कि ये कौन से अजीब अजीब आकर्षण है जो अपने आप ही खींच लेते हैं, कंट्रोल ही नहीं हो पाता। फिर तो आदमी गया सो गया। अपना वश होता तो आदमी कोई चाह के कोई बर्बाद होना चाहता है क्या? कोई जानबूझ करके कोई अनसक्सेस होना चाहता है क्या? कोई बर्बाद तो होना नहीं चाहता संसार में। इतने लोग हैं दुनिया में, किसी से भी पूछिए, कोई दुख चाहता है अपने जीवन में? नहीं ना, सब सुखी होना चाहते हैं। और दुख फिर आ ही जाता है, कैसे आता है? उसके पीछे भी तो कोई मोडस ऑपरेंडी होगी ना कि क्यों आता है। चाहता तो कोई दुखी होना नहीं है, लेकिन दुख आ जाता है, लोग दुखी होते हैं। तो कहाँ से आता है, क्यों आता है, कैसे आता है? और आ जाता है तो झेलना ही पड़ता है, फिर आ ही गया तो। लेकिन चाहता तो कोई नहीं है, कॉन्शियसली कोई भी नहीं चाहता है मैं दुखी हो जाऊँ। इसी तरह बहुत कम व्यक्ति ऐसे होते होंगे जो ये चाहते होंगे कि हमारे अंदर गंदे विचार भरे रहें, बुरे विचार भरे रहें। कॉन्शियसली कोई भी नहीं चाहता है मेरे अंदर, लेकिन वो ज़बरदस्ती आ जाते हैं। जैसे मन पर कोई कंट्रोल ही नहीं है। मन है एक बेसिर पैर की चीज़, ये आपको आधी हवाई चीज़ें दिखाता है और आपको ये नहीं बताता है कि बाद में क्या होगा और उसके पहले क्या था। बीच की चीज़ें दिखा दिखा करके आपको उड़ाता रहता है। तो इसलिए आप इसको अगर कंट्रोल करना चाहते हैं तो फिर ये ज़्यादा लंबा हो जाता है ना वीडियो, शायद इतना फिर कोई लंबा देखे ना। हाँ, एक चीज़ और याद आई। मेरे उस वाले वीडियो पर किसी ने कमेंट किया था कि आचार्य प्रशांत एक कल्ट गुरु हैं। तो आप गुरु किसे बनाएंगे, पहले आप मुझे ये बताएं। एक आदमी है, वो ऊंचा नीचा देख करके सब आया हुआ है। सपोज दैट मैं इस रास्ते पर गया हुआ हूँ, मेरे सामने जो ये रास्ता आप देख रहे हो, मैं यहाँ से उस पहाड़ की चोटी तक गया हुआ हूँ। मुझे पता है कि कहाँ पर पत्थर हैं, कहाँ पर नदी है, कहाँ पर झरना है, कहाँ पर कांटे हैं, कहाँ पर झाड़ियाँ हैं और कहाँ पर आदमी फिसल के गिर सकता है। तो अगर आपने वहाँ उस पार जाना है तो मैं आपको सही गाइड कर सकता हूँ, क्योंकि मैं वहाँ पर गया हूँ और मैं गिरा हूँ इन रास्तों पर। और एक आदमी है कि वहाँ कभी गया ही नहीं, वो यहाँ से ही आपको भाषण दे रहा है।
तो क्या आप इसकी बात सच मानोगे या उस आदमी की जो वहाँ पर गया हुआ है? ठीक इसी तरह अगर आचार्य प्रशांत ने कभी अपने जीवन में कुछ इस तरह की चीज़ों का अनुभव किया है जिनसे आप उन्हें कल्ट गुरु कह रहे हो, तो ये उनके ही फेवर में जाता है, क्योंकि वही आदमी आपको सच में गाइड करने का हकदार है जिसने जीवन के उन गड्ढों को जिया है, देखा है, वहाँ की पीड़ा को समझा है, बर्बाद होने के दर्द को देखा है, सक्सेसफुल होकर के भी देखा है, सारी दुनिया में जाकर के बेचैन होकर भी देखा है, रात रात भर जाग कर भी देखा है कि क्या होती है दुनिया। वही आपको गाइड कर सकता है। तो किसे आप गुरु बनाओगे, ये बताओ आप मुझे। अब किसे गुरु बनाओगे? एक वो आदमी है जो कभी कोई बुरा काम किया ही नहीं है, और एक वो आदमी है जो बुरे कामों में भी लिप्त रहा था पहले, लेकिन अब वो सुधर गया है, बिल्कुल बदल गया है। तो मेरी चॉइस जो है सेकंड नंबर वाले पे ज़्यादा जाएगी, क्योंकि भाई उसे पता है ज़मीनी हकीकत का, उसे आपकी रग रग का पता है, आप क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, क्या खाते हैं, क्या खाकर आपके दिमाग के अंदर क्या विचार आते हैं, कैसे आप चीज़ों को रिएक्ट करते हैं, कैसे आप रिस्पॉन्स देते हैं, और कैसे इन चीज़ों से सबसे निपटते हैं, और दुनिया और समाज के और आपके रिश्ते फिर कैसे हो जाते हैं जब आप अपने डेवलपमेंट पे ध्यान देते हैं। तो आज के ब्लॉग में इतना ही, फिलहाल इसे एंड करता हूँ। उम्मीद है आपके क्वेश्चन का थोड़ा बहुत आंसर मिला होगा। आप इन चीज़ों को करके देखिए, अगर आपको इससे कुछ सहायता मिल जाती है तो मैं समझूंगा कि मेरा ये प्रयास पूरा रहा, सफल रहा।